नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज का टॉपिक हर उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया है, खासकर जिन लोगों ने होम लोन लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जिसे हाल ही में एनसीडीआरसी ने सुनवाई के लिए एडमिट किया है। इसमें वित्तीय संस्थान इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर 7 लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने फ्लोटिंग रेट पर कर्ज लिया था, लेकिन आरबीआई ने जब जब रेपो रेट बढ़ाई तो ईएमआई बढ़ी, लेकिन जब रेपो रेट घटाई गई तो ईएमआई को कम नहीं किया गया। इतना ही नहीं, एग्रीमेंट के मुताबिक जो 180 महीनों की किश्तें तय हुई थी उन्हें बढ़ाकर 399 महीने कर दिया गया। इसमें इंडिया बुल्स पर आरबीआई के नियमों को नहीं मानने का भी आरोप है। फिलहाल मामला उपभोक्ता फोरम में है, लेकिन हम आज इस मामले को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि कहीं आप भी तो इस तरह की मुश्किल का, इस तरह की मनमानी का शिकार नहीं हो रहे हैं। अगर हां, तो इससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करने की जरूरत है। पूरा मामला समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नेश प्रसाद और मनोज कुमार, जिन्होंने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर उपभोक्ता फोरम में इस मामले की शिकायत की है। और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य परोलिया, जो इस मामले पर ग्राहकों की ओर से लड़ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे हम आपका मनोज जी, रत्नेश जी और आदित्य जी। हम इससे पहले आपको बता दें कि हमने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। फिलहाल उनका कोई उत्तर नहीं आया है। अगर आता है तो हम जरूर उनके पक्ष को आपके सामने रखेंगे, उनकी बात को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आएंगे। सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि पूरा मामला क्या है और आपके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर क्या आरोप है। नमस्कार दीपक जी एंड सारे दर्शक लोग। हम ये शेयर करना चाहेंगे कि हमारे इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन संक्षिप्त तौर पे हमारा आरोप ये है कि हमने फ्लोटिंग रेट के तहत इस होम लोन को लिया था, और जिसमें जो फ्लोटिंग रेट है वो एक मार्जिन के साथ फिक्स होता है एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट पॉइंट होता है। तो जो इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए होम लोन पे वो आरबीआई के रेपो रेट से के साथ ही बढ़ना या घटना चाहिए। तो हमारा आरोप पहला ये है कि इन्होंने, इंडिया बुल्स ने, जब जब आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है हमारे लोन लेने के बाद, इन्होंने हमारा इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया। हालांकि जब जब रेपो रेट बढ़ता है तब तक वो बढ़ाते गए, और आज ये हालात है कि हमारे ऊपर 16% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ गया। और दूसरा हमारे पास हमारा क्लेम ये है कि इन्होंने हमारे जो मार्जिन एग्रीमेंट है उसको इन्होंने वायोलेट किया विदाउट आवर परमिशन, एंड उन्होंने चेंज करके 7.5% से, अराउंड 7.5% से 4% कर दिया, जिसके कारण हमारे ऊपर 3% इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ गया। तो इट इज़ ए वेरी ह्यूज अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट में बढ़ जाता है। बिल्कुल, मनोज जी आपके पास आते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी लोन में कुछ ऐसी छिपी हुई शर्तें या फीस होती हैं जिससे अतिरिक्त भार कर्ज पर बढ़ जाता है, लेकिन आपके इस मामले में कितना भार बढ़ गया कि आपको उपभोक्ता फोरम का रुख करना पड़ा। धन्यवाद दीपक जी। अ, और अगर मैं संक्षेप में बात करूं कि इस अमाउंट का, इस इंटरेस्ट का क्या हमारे ऊपर असर रहा, तो हमने जब लोन लिया था वो करीब 15 साल का था, और उस समय जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता था ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, वो लगभग 30-35 लाख का होता था। लेकिन बाद में इन्होंने जो ये मार्जिन जो बदला, अब उसके कारण ये इंटरेस्ट ड्यू जो है 35 लाख से बढ़ के 1 करोड़ 30 लाख, और कहीं कहीं तो 1.5 करोड़ तक चला गया है। हालांकि हम लोगों ने 30-32 लाख का इंटरेस्ट भी पे कर रखा था उस समय तक। और न सिर्फ वही, बल्कि हमारा जो इंटरेस्ट था उस समय आरबीआई के रेपो रेट से 2.6% ज्यादा पे हमने जब लिया था, तो इन्होंने 2.6% ओवर द आरबीआई रेपो रेट था। आज की डेट में आरबीआई के रेपो रेट से ये 9-9.5% ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये कहीं भी आरबीआई के रेपो रेट के साथ ऊपर नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ उनके अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन और जो भी है, बट उसका असर हम सब भुगत रहे हैं। और इसके लिए फिर हमने हमारे लीगल एडवाइजर और फिर उसके बाद हमने अपने ऑनरेबल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल, आदित्य जी आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि आरोप अपनी जगह है, लेकिन कानूनी तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं माना, रेट बढ़ा दिए, आरबीआई के नियमों को नहीं माना, किस्तों की भी संख्या बढ़ा दी। इतनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। जी देखिए, वन साइडेड एग्रीमेंट्स अगर वो अनफेयर हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो
तो वो वॉइड हो जाते हैं लॉ में। अब इन मैटर्स में जो हुआ, आपने पहले क्वेश्चन पूछा, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। इन लोगों ने होम लोन लिया 45-46 लाख का अलग अलग दर पे, जो सबवेंशन के तहत था, और वो लोन अमाउंट डिसबर्स हो गया, जिस पे इंटरेस्ट लगना था जब लोन एग्रीमेंट एंटर हुआ, अराउंड 43-45 लाख की रेंज में, और उसका टेन्योर 180 मंथ्स यानी 15 साल था। जब इन्होंने अभी रिसेंटली 2023 में अपना स्टेटमेंट रिविजिट किया, तो ये देख के शॉक हो गए कि जो इंटरेस्ट फैक्टर है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज हो गया है टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख कुछ केसेस में। और जो टेन्योर है वो 180 मंथ से बढ़ाकर 400 महीने, या कई कई जगह 460 महीने या 440 महीने कर दिया गया है। यानी कि 15 साल की बजाय वो 33 से 40 साल तक का लोन टेन्योर बढ़ा दिया गया है, और इसकी इंफॉर्मेशन इनको कभी दी नहीं गई है। आरबीआई क्लियरली ये डायरेक्शन देता है कि अगर आप कोई भी लोन रेट चेंज कर रहे हैं, टेन्योर चेंज कर रहे हैं, तो आप प्रतिबद्ध हैं कि आप जो लोन धारक है उसको आप इन्फॉर्म करें, आप उनसे उन परमिशन लें। और रिसेंटली जो 18 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर आया, और ये सर्कुलर आरबीआई ने ये कह के निकाला है कि उन्हें खुद इतनी सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं इन प्रैक्टिसेस की, कि उनको एक गाइडलाइंस फ्रेम करनी पड़ी है अंडर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोका जाए। उन्होंने हर तरह से उसको स्पेल आउट किया है। उन्होंने ये बताया कि कहीं आपने अगर इतना टेन्योर बढ़ा दिया है तो आप पहले परमिशन लेंगे, आप जो लोन ले रहा है उसकी क्षमता जांचेंगे। अब खुद ही सोचिए, जिस आदमी का लोन की क्षमता ये थी कि वो इंटरेस्ट रेट अराउंड 43 लाख रुपीस देगा, आज 30 या 32 लाख रुपए देने के बाद भी अगर उसके 134 लाख या 140 लाख दे हों, तो आपने जो अमाउंट लिया है उससे 5 टाइम आपको रिटर्न करना पड़ रहा है। तो ये तो एक नेगेटिव एमोर्टाइजेशन हो गया, और वो एब्सोल्युटली इलीगल है, और आरबीआई सर्कुलर्स और आरबीआई रूल्स के हिसाब से जी। अलाउड नहीं। लेकिन परोलिया साहब, ये बताइए कि क्या बात सिर्फ इंडिया बुल्स की है या अन्य कर्जदाता कंपनियां, एनबीएफसीज भी इस तरह की मनमानी कर रही हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया, 18 अगस्त 2023 को जो सर्कुलर आरबीआई ने कहा है, मैं अगर आपको उसका लिटरेचर पढ़ूं मेरे पास, क्योंकि वो सर्कुलर है, तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जस्ट सेकेंड, कि जितने ये जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें, इट इज इन वेक ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड सेवरल कस्टमर ग्रीवेंसेस related to elongation of loan tenure and or increase in EMI amount। सो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया बुल्स तक सीमित नहीं है। आरबीआई को ऐसे कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कंप्लेंट मिली है जहां पर ये प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट है। अब होता क्या है, जब ये लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये लोग नॉर्मल ग्राहक हैं, ये इतने माइन्यूटली भी उनको नहीं पढ़ते, और जब उन एग्रीमेंट्स को भी वायलेट किसी तरह से किया जाता है तो उनको पता नहीं लगता है, और उनकी रेमेडीज भी इनको नहीं होती है। आपको पता है, अब जाके हमारी गवर्नमेंट ने जागो ग्राहक जागो या एक स्कीम निकाली है, या लोगों को बताया है कि अपने राइट्स के लिए अवेयर हुई है, बट आपको पता है कि आज तक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लोग अवेयर नहीं है। यही कुछ लोग हैं जो अवेयर हैं, तभी ये लोग कोर्ट आए हैं, और या तो उन्होंने आरबीआई को लिखा है। रत्नेश्वर जी, क्या आपने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से इस मामले को लेकर संपर्क किया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी, और उनसे आपको किस तरह का रिस्पांस मिला? हाँ, इसमें पहले मिनिस्टर मनोज ने भी बताया, हमने लास्ट ईयर जो ये हमारा लोन जो है ये सुपरटेक के किसी प्रोजेक्ट पे है। आपने देखा होगा सुपरटेक का केस लास्ट ईयर को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी। उस मामले में इनके पे जब आईआरपी लगा तो हम लोग चूंकि इंडिया बुल से लोन लिए तो वी रिविजिटेड आवर लोन। उस मामले में जब हमने स्टेटमेंट मंगाया तो तब हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रखी हैं। अब तक में, जैसे प्रहलाद साहब बता रहे थे, एक ही बार इंटीमेशन 2018 में आया था कि इन्होंने कुछ इंटरेस्ट चेंज किया जो 1% कुछ था। उसके बाद से आज तक उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन कभी भी किसी चेंज के लिए नहीं आया। दूसरी बात कि इन्होंने क्या है, आपका ईएमआई जो वैल्यू है हर महीने जो जाता है वो सेम रखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, यदि हमारा 50,000 का ईएमआई है हर महीने का इस लोन पे, उसमें 500 या 600 रुपया प्रिंसिपल कटता है। दिस इज तो कस्टमर को पता नहीं चलता, उसको लगता है कि मेरा ईएमआई बराबर कट रहा है महीने, लेकिन उसमें प्रिंसिपल इतना कम कट रहा है कि वो टेन्योर, जैसे आदित्य साहब ने बताया, वो 15 साल से 30-32 साल चला गया। वो कभी इंटीमेट नहीं करते, वो बताते ही नहीं आपको।
और कस्टमर को भी पता नहीं चलता, क्योंकि मंथली वो स्टेटमेंट भी नहीं भेजते हैं, जब तक आप मांगेंगे नहीं वो देंगे नहीं। तो ये एक बड़ा है कि भाई या तो आप इंटीमेट करें जब भी चेंज कर रहे हैं, या फिर आप हर महीने स्टेटमेंट भेज रहे हैं, तो कस्टमर की ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो इन्होंने वायोलेशन तो किया है, और हमने जब भी मैंने इनसे थॉरली ईमेल पे और फोन पे भी रिस्पॉन्ड किया। समटाइम्स आफ्टर नोइंग देयर मिस्टेक, आई एम वेरी फ्रैंक ओपनली टेलिंग यू, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रियलाइज्ड दैट वी हैव गॉट द पॉइंट। सो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि सर हम आपको फ्यूचर में डिस्काउंट दे देते हैं आपके लोन पे। ओके। लेकिन ये तो सर 2000 रेट्रोस्पेक्टिव केस है, और 3-3.5% तो मार्जिन का ही गैप है। 3.5% का ठीक। लोन आज की तारीख में लोन साहब 7-8% चलता है, उसमें 3% आप हमसे खा रहे हैं, प्लस आरबीआई के रेगुलेशन पे 2-3, आदित्य साहब ने कहा, तो 4 से 5% का तो ऊपर इंटरेस्ट तो इन्होंने वैसे ही गबन कर गए। मैं तो कहूंगा आज की बिल्कुल। तारीख में 16% पे कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं है सर। मनोज जी, आपने और रत्नेश जी ने 5 और लोगों के साथ मिलकर शिकायत की है। सबके साथ का एक जैसी ही घटना हुई है, तो क्या और भी लोग हैं जिन्होंने शिकायत भले ना की हो लेकिन इस तरह की मनमानी के शिकार हुए हों? ये घटना हम 7 लोग, चूंकि ठीक है एक सेम मुद्दे पे किसी अलग अलग फोरम में मिले और पता चला, तो हम लोगों ने इकट्ठा एक तरह से इसको टेकअप किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं है, और हर बैंक के अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। हमारे लोन कुछ और बैंक के साथ भी हैं, तो वहाँ पर तो इतनी माने ऊपर नीचे नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये इतना ज्यादा था, और उसके बाद जब हम अंदर गए तो ये दिखा कि ये तो कहानी ही अलग है। ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है, उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो पूछते हैं कि किस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कौन से क्लाउज के अगेंस्ट आप कर रहे हो, तो उस पे ना जवाब दे करके कुछ और ही जवाब देते हैं। और उसके बाद फर्दर कंप्लेंट्स का कोई रिड्रेसल नहीं आता है। तो उसके बाद फिर हम ये ग्रुप में 4-7 लोग जो मिलकर के हम लोगों ने फिर ये कंप्लेन किया। बट ये मुझे लग रहा है यह मुद्दा सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं है, काफी सारे लोग होंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर बैंकिंग या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके अपने प्रैक्टिसेस हैं, और वो शायद काफी वाइड स्प्रेड हो। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग में ही मनमानी चल रही है, या कि दूसरे वित्तीय संस्थान, दूसरे एनबीएफसीज में भी लोगों को इसी तरह से बेहिसाब पेनल्टी या बेहिसाब तरह के चार्जेस लगाकर लूटने की या मनमानी करने की कोशिश की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने कहीं से भी लोन लिया है और अपने स्टेटमेंट को चेक नहीं किया है। एक बार जरूर से चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जिनसे लोन लिया है उन्होंने किसी तरह से बेहिसाब उसमें चार्जेस लगा दिए हों, आपकी किस्तें बढ़ा दी हों, तो उसको एक बार रिकॉल कर लें। इसी पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जी, बात सिर्फ इन 5 लोगों की नहीं है, और जिन लोगों के साथ इस तरह की मनमानी हो रही है, जिन्हें बैंक या वित्तीय संस्थानों से गंभीरता से जवाब नहीं दिया जा रहा है, मनमानी बार बार की जा रही है, अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया हुआ है। रत्नेश्वर जी ने बोला कि ये ईएमआई का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता, और पीछे टेन्योर और जो इंटरेस्ट और टोटल पेबल है वो चेंज हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप 50,000 ईएमआई हर बार दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट जब तक आप मांगेंगे नहीं वो आपको देंगे नहीं, तो आप 50,000 रुपए देते रहते हैं, और आप उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, चाहे वो पहले 20,000 या 30,000 कट रहा हो, वो घटा के वो 4,000 या 6,000 5,000 आ जाता है। तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट पेबल हो जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। ये तो जब सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में गई, ये लोग डॉक्यूमेंट मांगने गए, तब इनको लोन स्टेटमेंट सैंक्शन से पता चला कि ये टेन्योर चेंज हो गया है। तभी आरबीआई अब नई गाइडलाइंस लेके आई है कि हर क्वार्टर में बाय डिफॉल्ट हर एक बैंकिंग या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अपना स्टेटमेंट क्वार्टरली भेजना पड़ेगा हर एक उस व्यक्ति को जिसने उनसे लोन लिया है, ताकि ये बात डिस्क्लोज हो सके। और ये ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि आप
अपने फ्लोटिंग रेट से एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे फिक्स चेंज हो सकते हैं, और आप जब भी ऊपर करें इंटरेस्ट रेट या नीचे करें वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या मार्जिन चेंज करें वो भी करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इन 7 लोगों तक सीमित है, क्योंकि आरबीआई का डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जब तक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मिलेगा तो वो जान नहीं पाएंगे कि उनके साथ बैकएंड पे क्या घट रहा है, या किस तरह से इनके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन के पूरे टर्म्स चेंज कर दिए हैं। रत्नेश्वर जी ने जब मार्च 2015 में लोन लिया था तो अमाउंट जो डिसबर्स हुआ था वो 45,29,000 रुपए था, और जो उनकी ईएमआई थी वो 49,086 रुपीज थी, और लोन टेन्योर था 180 मंथ्स यानी 15 साल। टोटल इंटरेस्ट इंडिकेटिव इंटरेस्ट रेट पेबल था वो था 43 lakhs, अराउंड 6,000। लेकिन जब 2022 में जब इंसॉल्वेंसी हुई और वो अपना लोन अकाउंट लेने गए, तब तक ये 30,30,000 रुपए दे चुके थे टोटल। तो टोटल पेबल इनका 45 + 43 था, यानी कि अराउंड 88 लाख रुपीज था। तब इनको पता चला इनका टेन्योर 180 मंथ से बढ़ा के 399 मंथ्स कर दिया गया है, यानी कि अराउंड 33 साल के आसपास। और जो इनके जो लोन ईएमआई बची है पे करनी, वो 1,37,00,000 बची है। तो यानी कि जो आपका इंडिकेटिव इंटरेस्ट पेबल था विच वाज अराउंड 43 lakhs, उस पे आपने 30 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन इतने साल पे करने के बाद भी आपका टेन्योर बढ़ा दिया गया, और आपको जो पेबल अमाउंट है वो अभी बचा है 1,37 lakhs। तो आप समझ रहे हैं कि 1,37 + 30 यानी 1,67 lakhs आपको लौटाना है, जहां की आपको इंडिकेट किया गया था कि आपको सिर्फ 45, 43 या 44 lakhs लौटाने होंगे। तो यानी कि वो 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, और वो इस तरह से बढ़ाया गया कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस एग्रीमेंट में लिखी गई है वो उनके विम्स और फैंसीज पे इंडिया बुल्स या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चेंज करी, अपने खुद के एग्रीमेंट को वायलेट किया, आरबीआई के गाइडलाइंस को वायलेट किया। और जो रेपो रेट्स थे जब वो डिक्रीज होते थे तो वो लोन का जो मार्जिन वो था उसको कभी डिक्रीज नहीं किया गया। तो सपोज आपका रेपो रेट अभी 100 पॉइंट पे है और उसको 90 पॉइंट पे जब वो आता है तो आप प्रोपोर्शनली उसको डिक्रीज करेंगे, तो मेरा भी वो 10 पॉइंट्स डिक्रीज होगा, बट उसको 100 ही रखा गया। बट वो जब 90 से 100 गया तो आपने 10 पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब वो 110 हो गया। तो 3 टाइम्स तो यहाँ मेरे को हिट लगा। उसके बाद जो मार्जिन है, जो मार्जिन डिडक्ट करा जाता है वो कांस्टेंट होता है, बट वो चेंज कर दिया गया 3-4। पहली बार IMLR लगाया गया, उसके बाद RMLR लगाया गया, जिसका इंटीमेशन इनको नहीं मिला, जो कि 7.5 था उसको 4 कर दिया गया, यानी कि 3.5% का तो हिट इनको यहाँ लगा। तो जो इनका इंटरेस्ट रेट अराउंड आज के टाइम में 8 या 9 होना चाहिए था, वो बढ़ के 16 to 17 हो गया। सो इट बिकेम डबल ऑलमोस्ट। सर अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो वही होता है कि इनके खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती, DRT में या चेक बाउंस की या अलग अलग प्रोसीडिंग्स होती, वरना इनके जो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हैं उनको अटैच किया जाता या इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाता। एक बात आदित्य जी, मैं इस मामले से हटकर बात करना चाहूंगा आपसे कि अभी आरबीआई ने कर्ज अदायगी के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस करने को लेकर भी एक नए और सख्त नियम तय किए हैं, जिसमें 30 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट वापस करने ही होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना तक लगाने की बात की गई है। उसको एक बार विस्तार से समझाइए। ये जो आपने जो सर्कुलर डिस्कस किया है आरबीआई का, ये भी उसी का एक अलग कंटिन्यूएशन है। क्या हो रहा था जब आपको पता है हमारा रियल एस्टेट मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं था, फिर रेरा आया और उसके बाद भी स्लोली रेगुलेट हो रहा है, अभी 100% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आया है। तो इनमें जो क्या होता था, जब ये लोग लोन लेने आते थे इनको डॉक्यूमेंट्स अपने देने पड़ते थे सारे के सारे। जब लोन चुक जाता था या एनओसी ले लेते थे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लौटाए नहीं जाते थे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे नहीं पड़ेंगे। तो उस तरह से जब आरबीआई को बहुत कंप्लेंट्स मिली, आरबीआई has been flooded by complaints on every aspect in real estate market against banks and financial institutions. तो उन्होंने कहा कि अगर आप भाई बैंक के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाएंगे तब तक कन्वेंस डीड नहीं होगी दूसरे की, और या उसका तो आप पे 5,000 रुपए पर दिन का फाइन लगेगा। बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी आया है। तो यानी कि सिर्फ घरों से रिलेटेड नहीं है, बट गाड़ियों से रिलेटेड या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से ये रिलेटेड है।
बिल्कुल, यानी आपको दोनों ही मामलों पर गौर करने की जरूरत है। पहला मामला जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है, जिस पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की गई है। आप पर भी यदि कोई लोन चल रहा है तो एक बार अपने पुराने स्टेटमेंट्स को, अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को देख लें, जांच पड़ताल कर लीजिए कि कहीं आप पर भी बिना बताए मनमानी रकम वसूली तो नहीं जा रही है, कहीं आपकी किस्तों जो किस्तें हैं, आपकी जो ईएमआई है, उसकी संख्या तो नहीं बढ़ा दी गई है। दूसरी बात आरबीआई के नए नियम की है। यदि आपका बैंक, वित्तीय संस्थान कर्ज चुकता होने के बाद भी आपके असली कागजात वापस लौटाने में टाल मटोल कर रहा है तो उन्हें आरबीआई की नई चेतावनी के बारे में बता दीजिए। हालांकि नया नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जागरूक रहने की जरूरत है, नहीं तो कब आपको चूना लगा दिया जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आदित्य जी, रत्नेश जी और मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस के इस शो में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।